हेलो फ्रेंड्स, आज हम समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के बारे में वर्णन करेंगे, जिससे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा, समझ आएगा। तो देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति प्रशस्ति का मतलब होता है जिसमें किसी राजाओं की विजयों का उल्लेख किया जाता है, उसे हम प्रशस्ति कहते हैं। तो जो यह प्रयाग प्रशस्ति था, यह इलाहाबाद में था और इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन यह पूछा जाता है दोस्तों कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक, तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है। इसकी भाषा क्या है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की जो भाषा है वह संस्कृत है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की भाषा क्या है, तो इसकी भाषा संस्कृत है। इसकी लिपि ब्राह्मी है और इसकी शैली चंपू शैली है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं हरिसेन। आपको पता होगा जो हरिसेन हैं वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं। उनके दरबार में रहते हैं जिन्होंने कि समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया है। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को सर्वप्रथम अशोक ने कौशाम्बी में अंकित करवाया था। यह जो था पहले मौर्य शासक जो अशोक थे उनके द्वारा कौशाम्बी में अंकित करवाया गया था और यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक व उनकी प्रेमिका कारुवकी का प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। यानी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख में अशोक व उनकी प्रेमिका कारुवकी का प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया गया है, तो वह अभिलेख है कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसमें आता है गुप्त काल। तो गुप्त काल में समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, आपको पता होगा कि गुप्त काल में जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, तो हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है और समुद्रगुप्त के जो विजय नीति थी, समुद्रगुप्त की जो विजय नीति थी उनका वर्णन इस प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक के विजय नीति का वर्णन किया गया है, किसकी उपलब्धियों का वर्णन है, तो समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन है, अशोक की नीतियों का नहीं है, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन इसमें किया गया है। और समुद्रगुप्त की जो विजय नीति का वर्णन इसमें कुल 33 पंक्तियों में हरिसेन के द्वारा किया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन कितनी पंक्तियों में हरिसेन द्वारा किया गया है, तो 33 पंक्तियों में हरिसेन के द्वारा किया गया है। और उसके बाद समुद्रगुप्त की जो विजय नीति थी, समुद्रगुप्त, आपको पता होगा दोस्तों कि गुप्त काल में समुद्रगुप्त एकमात्र शासक होता है जिसने कि साम्राज्य विस्तार किया था और सर्वप्रथम उसने आर्यव्रत पर आक्रमण करने के बाद उसे विजित करने के तत्पश्चात उसने आर्टिक प्रदेश पर आक्रमण किया। उसको विजित करने के बाद उसने बहुत सारी नीतियां वहां पर अपनाई। तो उसकी जो नीतियां हैं उनका वर्णन ही वहां पर किया गया है। तो उसने कौन कौन सी नीतियां अपनाई, यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है दोस्तों। समुद्रगुप्त के द्वारा कौन सी नीतियों का वर्णन किया गया है या इनमें से कौन सी विजय नीति का वर्णन समुद्रगुप्त के द्वारा नहीं किया गया है, तो कौन कौन सी नीतियां हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले नीति थी ग्रहण मोक्षानुपरिषद की नीति। यह नीति समुद्रगुप्त के द्वारा अपनाई गई है। कन्यादानोपनाय की नीति। तीसरी नीति है प्रसभो धरण की नीति और चौथी नीति है सर्व करदान आज्ञाकरण प्रणामाया गमन की नीति। यह नीतियां समुद्रगुप्त के द्वारा अपनाई गई हैं। थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं कि नीतियों में क्या था। तो जो ग्रहण मोक्षानुपरिषद की नीति थी, यह समुद्रगुप्त के द्वारा आर्टिक प्रदेश विजित करने के पश्चात वहाँ पर अपनाई गई। वहाँ पर जिन राजाओं को परास्त किया गया, उन राजाओं को समुद्रगुप्त के द्वारा अपने राज्य में सामंत बना दिया जाता था, तो जिससे कि क्या होता था, वह वापस युद्ध ना कर सकें या राजा को परास्त ना कर सके, इसलिए उनको सामंत बना दिया जाता था जिससे कि राज्य को खतरा ना हो। उसके बाद कन्या दानोपनाय की नीति अपनाई और प्रशयोधरण की नीति। दक्षिण भारत में युद्ध करने के पश्चात वहाँ पर समुद्रगुप्त के द्वारा प्रशयोधरण की नीति अपनाई गई। दोस्तों प्रशयोधरण का क्या मतलब होता है,
राज्य प्रशोधन की नीति, इसमें राजा को हराकर उसके राज्य को लूट पाट करके उसके राज्य को क्षतिग्रस्त करके वापस उस राज्य को राजा को सौंप दिया जाता था, जिससे कि वह राज्य वापस खड़ा ना हो सके और वापस आक्रमण ना कर सके। चौथा था सर्व करदान आज्ञाकरण प्रणामायागमन की नीति। तो यह समुद्रगुप्त के द्वारा अपने पूर्व तथा पश्चिमी राज्यों पर लगाया गया, जिसमें क्या होता था, जिन क्षेत्रों को राजा के द्वारा विजित किया जाता था वहाँ पर सब जगह सर्व करदान का मतलब होता है कि सारे राज्यों में समान रूप से कर लिया जाएगा, सभी राजा का समान रूप से सम्मान करेंगे और सभी राज्यों के द्वारा समान रूप से राजा की आज्ञा का पालन किया जाएगा। तो यह नीतियाँ समुद्रगुप्त के द्वारा चलाई गई थी। उसके बाद आता है मुगल काल। तो मुगल काल के समय, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि मुगल काल के समय जहांगीर के द्वारा अकबर के शासनकाल में इस कौशाम्बी अभिलेख को प्रयाग में स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, किसके शासनकाल में नॉर्मल क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में कौशाम्बी अभिलेख को प्रयाग में स्थापित किया गया। तो अकबर के शासनकाल में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो जहांगीर के द्वारा अकबर के शासनकाल में जो कौशाम्बी अभिलेख था उसको प्रयाग में स्थापित किया गया। तो यह है इसकी। उसके बाद क्वेश्चन नॉर्मल, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशास्त्र में किन किन वंशों का उल्लेख किया गया है। तो मौर्य वंश, क्योंकि उसमें अशोक का वर्णन है, गुप्त वंश क्योंकि इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है, और मुगल वंश क्योंकि मुगल वंश में जहांगीर के द्वारा इसको प्रयाग में स्थापित किया गया। तो इन 3 वंशों का उल्लेख प्रयाग प्रशास्त्र में मिलता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप बताइए इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना आप पसंद करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।